स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत एक, यहाँ पे दो है, एक जो है मैं लेके आया हूँ आज। अभी तक हमने जो है वो थॉर्नडाइक को पढ़ लिया है, और हमने गुथरी को पढ़ लिया है, हमने पाउलो को पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पाउलो को पढ़ा, फिर गुथरी को पढ़ा। ये दोनों लोग विदाउट पुनर्वलन के थे। उसके बाद हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा। आज हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्किनर को। तो चलिए बोर्ड वर्क पे चर्चा करेंगे, बोर्ड वर्क पे चर्चा करेंगे, बोर्ड पे आकर के। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को दिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को दिख रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 1 घंटे का लेक्चर चलेगा, 1 घंटे में। और आज हम स्किनर का खाली बेसिक पढ़ेंगे, स्किनर का खाली बेसिक पढ़ेंगे। और उसके बाद जो प्रयोग है और प्रयोग के आगे की जो चर्चा है वो सब हम कल करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जहां कहीं भी आपके कोई डाउट्स होंगे तो उस डाउट्स पे हमसे पूछेंगे, और हम उस डाउट्स की चर्चा भी करेंगे आपके साथ में, उस डाउट्स की चर्चा भी आपके साथ में करेंगे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे आपके लिए। बिल्कुल हम एकदम तैयार हैं। कल का किसी का एक प्रश्न था भाई का, मैं वो देख नहीं पाया था, बट मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके उन प्रश्नों को मैं लूं, मैं आपके उन प्रश्नों को लूं जो प्रश्न आपके सामने आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम एक तुलनात्मक, हम जब भी अध्ययन करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम जब भी अध्ययन करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मैं चैट बॉक्स लगातार निगरानी रखे रह रहा हूँ आज। कल तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा था, आज मैंने चैट बॉक्स खोल रखा है। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमने अभी तक की थ्योरी पढ़ ली हुई है उस पर चर्चा करेंगे कि हमने क्या पढ़ लिया हुआ है। हमने जो है लर्निंग के बारे में पढ़ा हुआ है, लर्निंग के बारे में पढ़ा हुआ है। और यह यूट्यूब की लिंक जरा सभी क्लासों में शेयर कर दीजिए, तो वहां से भी लोगों को बेनिफिट होता रहे, वहां से भी लोगों को बेनिफिट होता रहे, वो लोग भी देखते रहें। और चलिए, तो चर्चा करते हैं हम कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था। सीखना पढ़ा हुआ था। सीखना, सीखना क्या है? सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सीखने में क्या होता है, हम कोई नई वस्तु को ऐड करते हैं, कोई नई वस्तु को ऐड करते हैं। जब कोई नई वस्तु ऐड कर लेते हैं तो हमारे अंदर सीखना आ जाता है। तो सीखने के बारे में हमने सीखना कर लिया था, और सीखने का फिर हमने सिद्धांत पढ़ा। सीखने का सिद्धांत, कैसे सीखते हैं। तो सीखने के सिद्धांत के बारे में अलग अलग प्रकार के थियरिस्ट, अलग अलग प्रकार के थियरिस्ट की जो है हमने चर्चा करी हुई थी। तो हमने इसी में चर्चा करी हुई थी कि बिहेवियरिस्ट थियरी, कॉग्निटिव थियरीज और ह्यूमनिस्ट थियरीज, 3 लोगों की चर्चा हमने करी हुई थी कि जो व्यवहारवादी लोग हैं, उन्होंने क्या कहा हुआ, उसमें कौन कौन से थे, और जो संज्ञानात्मकवादी थे वो कौन से थे, और जो मानवतावादी थे उनमें कौन कौन से लोग थे। तो ये हमने चर्चा कर ली। हमारा वीडियो पीछे, हम इस पर नहीं करेंगे चर्चा। हम मुद्दे पे आएंगे। हमने बात करी हुई थी व्यवहारिज्म की। तो व्यवहारवादी की जो चर्चा करी हुई थी, उस व्यवहारवादी में हमने कहा हुआ था, व्यवहारवादी की यहाँ पे जो स्किनर का जो सीखना का सिद्धांत है, सीखने के सिद्धांत में हमने बात करा हुआ था व्यवहारवादी का। व्यवहारवादी, अब व्यवहारवादी में हमने चर्चा करा हुआ था, 2 तरह के थे। व्यवहारवादी में 2 तरह की चर्चाएं हो रही थी। यहाँ पे हम 2 तरह की चर्चा कर रहे थे। एक चर्चा थी पुनर्वलन के बगैर। एक में पुनर्वलन के बगैर लोग थे, पुनर्वलन के बगैर। यहाँ पे पुनर्वलन नहीं था। और एक में पुनर्वलन के साथ में, एक में पुनर्वलन के साथ में, तो पुनर्वलन के साथ में। तो यहाँ पे हमने कहा हुआ था कि पुनर्वलन के बगैर हमने 2 लोगों की चर्चा कर ली है, 2 लोगों को पढ़ लिया हुआ। एक थे पावलोव और दूसरे थे गुथरी। एक थे पावलोव और दूसरे थे गुथरी। और यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी। आज हम जो है ले रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। हम यहाँ पे आज हम ले रहे हैं स्किनर को, स्किनर को आज हम यहाँ ले रहे हैं स्किनर को। तो स्किनर है, स्किनर है, और उसके बाद टॉलमैन है, उसके बाद एक और है, वह उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम आज यहाँ पे, यहाँ हमने ये पढ़ लिया हुआ है, हमने ये पढ़ लिया हुआ है गुथरी। अच्छा, यहाँ पे एक और थे थॉर्नडाइक, जो हमने कल पढ़ा हुआ था, थॉर्नडाइक, स्किनर और टॉलमैन। ये यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया हुआ, ये पढ़ लिया हुआ। आज हमको स्किनर को पढ़ना है। चलिए हम ये चर्चा कर लेते हैं कि पाउलो में क्या था, गुथरी में क्या था, थॉर्नडाइक में क्या था। ये दोनों लोग तो बगैर पुनर्वलन की बात कर रहे थे। फिर थॉर्नडाइक आया, थॉर्नडाइक ने कहा कि पुनर्वलन साथ में होता है। पुनर्वलन लेके आए, कल कल परसों 2 दिन इस पे थॉर्नडाइक पे चर्चा हुई थी। तो चलिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये पाउलो ने क्या कहा था, और गुथरी ने क्या कहा हुआ था, थॉर्नडाइक ने क्या कहा हुआ था, स्किनर क्या कहेंगे, और टॉलमैन क्या कहेंगे। हम इसी में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बस थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमको फोकस करना है यहाँ पे। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, अभी हम इतने में रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पाउलो जी क्या कह रहे थे। पाउलो जी कह रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने कहा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत,
यहां इन्होंने कहा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्या, यहाँ पे कहते हैं कि शास्त्रीय मतलब क्या, कि ध्वनि, धुन, धुन के साथ में वह अनुबंधन करना, धुन के साथ में अनुबंधन करना। यानी इन्होंने कहा कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जब हम अनुबंधन करेंगे तो अनुबंधन करने के लिए, अनुबंधन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ इसके और इसके बीच में हमको कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, एक दशा बनानी पड़ेगी, हमको एक कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं क्या, कि एक है स्टिमुलस और दूसरा है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या था, तो यहाँ पे स्टिमुलस था भोजन, स्टिमुलस था यहाँ पे भोजन। तो भोजन के साथ में, भोजन के साथ में स्टिमुलस को उन्होंने दिया भोजन, और रिस्पॉन्स को उन्होंने कहा लार के रूप में, रिस्पॉन्स या पूंछ का हिलाना रिस्पॉन्स, ये सब रिस्पॉन्स हुआ। लार जो है कुत्ते का लार आना या कुत्ते का पूंछ हिलाना, ये सब रिस्पॉन्स है। और भोजन देखा, भोजन देख करके उसके अंदर लार आई। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशनिंग करी भोजन के साथ में घंटी की, भोजन के साथ में घंटी की कंडीशनिंग करी। घंटी की कंडीशनिंग करने के बाद इन्होंने वह सिद्धांत दिया कि हम भोजन के साथ में अगर घंटी को कंडीशनिंग कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली घंटी से ही काम चलने लगेगा, खाली घंटी से ही काम चलने लगेगा। और घंटी को देख करके लार आने लगेगी, और घंटी को देख करके भी जो है वह व्यक्ति अपना पूंछ हिलाने लगेगा, यानी वह जो जानवर है अपना पूंछ हिलाने लगेगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में उन्होंने क्या करी, कंडीशनिंग करी। कंडीशनिंग कैसे, एक चीज को देख करके पहले वाले उद्दीपक को ध्यान में रखते हुए दूसरे वाले उद्दीपक के साथ में लगा करके कंडीशनिंग कर दी। एक पहला उद्दीपक को सामने पहले रखा, फिर दूसरे उद्दीपक के ऊपर कंडीशनिंग करी। पहले वाले उद्दीपक जो स्ट्रॉन्ग उद्दीपक था, जिससे कि मतलब वो, जिससे कि उसके अंदर में अंतर्नोद, अंतर्नोद जागृत हो रहा था, डिराइव जागृत हो रही थी, भूख जागृत हो रही थी, उसको देख करके, भोजन को देख करके भूख जागृत हो रही थी, उसको साइड में मतलब उसको रखा, बट साथ में घंटी बजाया, इसकी कंडीशनिंग करी, घंटी को कंडीशनिंग करी। घंटी को कंडीशनिंग करते करते अब क्या किया, भोजन को कम कर दिया, भोजन का समय कम कर दिया, घंटी घंटी जो है उतना ही रखा, घंटी उतना ही रखा। अब एक समय ऐसा आया कि घंटी पे लार का आना जो कंडीशनिंग हो गई, घंटी पे लार का आना कुत्ते का कंडीशनिंग हो गई। तो यहाँ पे ये वाले सिद्धांत को इन्होंने दिया, कहा एस आर थ्योरी। यहाँ पे एस आर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग कही, इसी को कहा गया कंडीशनिंग थ्योरी, या इसी को कहा गया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब उसके बाद आया गुथरी का सिद्धांत। गुथरी के सिद्धांत में भी मैंने कहा कि यहाँ पे भी एस आर है, यहाँ पे भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, यहाँ पर भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में यहाँ भी कंडीशनिंग कराई जा रही है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में यहाँ भी कंडीशनिंग कराई जा रही है। तो यहाँ पे कैसे कराई गई, वहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिल्ली पर, यहाँ पे कुत्ते पर प्रयोग किया, यहाँ पे उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे भोजन है, स्टिमुलस भोजन था, और जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स है वो बिल्ली, बिल्ली का रिस्पॉन्स कैसा, कि बिल्ली कूद रही है, बिल्ली कूद रही है, उछल कूद रही है। और यहाँ पे एक ऐसा बनाया, मैंने इस पर चर्चा करी हुई है, एक उन्होंने एक ऐसा जार बनाया, एक ऐसा मतलब पिंजरा बनाया, उस पिंजरे में एक ट्रांसपेरेंट पोल रख दिया, ट्रांसपेरेंट पोल रख दिया, इस पोल के इधर इस साइड में बिल्ली को रखा, इस साइड में बिल्ली को रखा, और इस साइड में भोजन को रखा। यहाँ पे यहाँ पे बिल्ली थी और यहाँ पे भोजन था। अब बिल्ली को इस तरह से यहाँ पे रखा कि बिल्ली जब भी इस पोल से टच होगी, बिल्ली जब भी इस पोल से टच होगी, यह पोल खुल जाएगा और भोजन प्राप्त कर लेगी। यानी बिल्ली को यहाँ पे इन्होंने कहा कि जितना समीप बिल्ली आएगी, जितना समीप आएगी उतना जल्दी यह सीख जाएगी। इसीलिए इन्होंने दिया, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया, समीपता का सिद्धांत दिया, यानी जितना समीप आएगी, लर्निंग जितना समीप आएगी उतना ही होगा। इस सब विस्तार में चर्चा हो चुकी है, विस्तार में चर्चा होगी, आप वीडियो देख सकते हैं, बस मैं खाली आपको यहाँ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे कंडीशनिंग करी जा रही है, यहाँ पे इसमें एस आर के बीच में कंडीशनिंग करी जा रही है, यहाँ पे एस आर के बीच में एकदम बिल्कुल क्लोज रिलेशन बनाने की करी जा रही है। एस और आर के बीच में क्या किया जा रहा है, क्लोज रिलेशन बनाने की कोशिश की, यानी एस और आर के बीच में जितना नजदीकी संबंध होगा, जितना नजदीकी संबंध होगा उतना ही लर्निंग बेहतर होगी, उतना ही लर्निंग बेहतर होगी, और वह जल्दी सीखेगा और लंबे समय तक रखेगा। यहाँ पे इन्होंने, गुथरी ने बताया, इन दोनों में पुनर्वलन की बातें नहीं हुई, इन दोनों में जो पुनर्वलन की बात है वो नहीं हुई थी। पुनर्वलन इसमें और इसमें दोनों की बात चर्चा नहीं करी हुई थी, ना तो पॉलो ने करा और ना ही गुथरी ने करा। इन लोगों ने कहा कि पुनर्वलन की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे पुनर्वलन की आवश्यकता ही नहीं, आप जितना क्लोज करेंगे उतना ही सीखेगा। इन्होंने कहा जितना कंडीशन करेंगे उतना ही सीख लेगा, बट ये दोनों उतना एनफ नहीं थी, यह दोनों थ्योरी उतनी एनफ नहीं थी। अब ये एनफ नहीं थी तो इसके बाद आए थॉर्नडाइक जी, इसके बाद आए थॉर्नडाइक जी। थॉर्नडाइक जी क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक जी कहते हैं, चलिए यहाँ पे हम थॉर्नडाइक की चर्चा कर लेते हैं। थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि बराबर तो है, सही तो है, सही है कि एस आर तो होना ही चाहिए। इन्होंने भी कहा कि एस आर होना ही चाहिए, यानी स्टिमुलस के साथ में रिस्पॉन्स तो है ही, बट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ में अगर एक बॉन्ड बन जाए, एक बॉन्ड बन जाए, एक बंधन, एकदम बहुत जटिल बंधन बन जाए, तो क्या होगा, लर्निंग बेहतर हो जाएगी।
तो इन्होंने कहा कि जो स्टिमुलस और रिस्पांस है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में बहुत मतलब बहुत ही जटिल बंधन हो जाए, तो यहाँ पे इन्होंने कहा बॉन्ड थ्योरी। इन्होंने इसी को कहा बॉन्ड थ्योरी, या इसी को कहा कि इसके और इसके बीच में कनेक्शन बना दिया जाए, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में कनेक्शन बना दिया जाए कि स्टिमुलस ऐसा हो, स्टिमुलस ऐसा हो कि रिस्पांस जो तुरंत होने लगे, स्टिमुलस ऐसा हो कि रिस्पांस वहां पे तुरंत होने लगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा कुछ रखा, एक ऐसा कुछ रखा कि बिल्ली पर इन्होंने भी प्रयोग किया, इन्होंने भोजन बाहर रखा, इन्होंने भोजन बाहर रखा और बोला कि बिल्ली जब भोजन देखेगी, बिल्ली जब भोजन देखेगी तो क्या करेगी, वह प्रयास करेगी, वह प्रयास करेगी। बिल्ली जब भोजन को देखेगी तो भोजन को देख करके, भोजन यहाँ पे है तो बिल्ली यहाँ पे, यहाँ से या यहाँ पे इन्होंने लीवर रखा और लीवर को कहा कि बिल्ली जब यहाँ आएगी तो लीवर को दबाएगी और लीवर को दबा करके भोजन प्राप्त कर लेगी। तो भोजन बिल्ली को करना क्या पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बिल्ली को प्रयास करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तो इसी पर उन्होंने देखा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। अब प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में इन्होंने क्या सुझाया कि जितनी बार, जितना अधिक और सकारात्मक प्रयास करेगी, जितना अधिक और अच्छा प्रयास करेगी, उतना ही जो है ये जल्दी प्राप्त करेगी। तो प्रयास जितना अधिक करेगी उतना ही त्रुटियां, मतलब प्रयास करती जाएगी सीखते जाएगी, प्रयास करती जाएगी सीखते जाएगी और त्रुटियां इसकी कम होती जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जीरो प्रयास और जीरो त्रुटि हो जाएगी। मतलब वह प्रयास, थोड़े से प्रयास में, कोई बहुत ज्यादा प्रयास करने की नहीं, एक बार में ही बच्चे जो है वो बिल्ली प्राप्त कर लेगी, एक बार में ही जो है भोजन को प्राप्त कर लेगी, एक बार में ही टास्क को प्राप्त कर लेगी। यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि जीरो प्रयास करना पड़ेगा और जीरो समय में वो प्राप्त कर लेगी, जीरो समय प्राप्त लगेगा, यानी जीरो समय और जीरो प्रयास, प्रयास भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल एक बार के प्रयास में वो प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया और इसी पर इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। अब यही प्रयास और त्रुटि से इन्होंने तीन बातें बताई, तीन मुख्य नियम बताए, इसी पर इन्होंने तीन मुख्य नियम बताए। क्या तीन मुख्य नियम बताए, उसी पर चर्चा कर लेते। यहां से मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, टॉलमैन को और स्किनर को, मैं अभी यही थॉर्नडाइक को ही ले रहा हूं, यानी इतना तो आपने समझ लिया। अब यहां से इन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक जी ने किया, इस पर उन्होंने तीन नियम बताए। तीन नियम क्या बताए, तो थॉर्नडाइक के तीन नियम थे, नियम तीन थे। पहला था तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और दूसरा था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। अब इन्होंने कहा कि जो तत्परता का नियम है, तत्परता के नियम के लिए इन्होंने कहा कि तत्परता का नियम, जितना अच्छा वह तत्पर होगा, जितना वह अच्छी तरह से रेडी होगा, जितना वह अच्छी तरह से रेडी होगा, यानी वो उसका शरीर के रूप से, मस्तिष्क के रूप से, जो है वो समाज के रूप में, संज्ञानात्मक रूप में जितना वह तत्पर होगा उतना ही लर्निंग होगा। तो इन्होंने कहा कि प्रयास और त्रुटि के लिए तत्परता का भी होना जरूरी है। तत्परता कहा कि भूख का होना, यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो स्टिमुलस और जो रिस्पांस है, यानी यहाँ पे स्टिमुलस है भोजन और रिस्पांस क्या है, भोजन को प्राप्त करना, भोजन को प्राप्त करना, और यहाँ प्रयास करना, इसको लीवर को दबाना, ये प्रयास इसका, स्टिमुलस इसका भोजन, यहाँ पे भोजन है स्टिमुलस, और जो रिस्पांस है क्या है, यहाँ पे जो लीवर है, इस लीवर को दबाना, इस लीवर को दबाना, लीवर को दबाएगी तो भोजन प्राप्त करेगी, यानी उसका प्रयास करना। अब इसके लिए उन्होंने कहा कि तत्पर होना जरूरी है। तत्पर होना कैसे, कि उसका पहले तो भूख होना जरूरी, भूखा होना उसका जरूरी है। फिर दूसरा क्या, कि वह शरीर शारीरिक रूप से तैयार हो, कि वह कर सके, यानी वह लीवर दबाने के लिए प्रेरित हो, वह लीवर दबाने के लिए प्रेरित हो, और उसका संज्ञान भी हो कि लीवर यहाँ नहीं है, लीवर इस कोने नहीं है, लीवर इस कोने भी नहीं है, लीवर यहाँ पे है, लीवर यहाँ पे है, यही हमको दबाना है। तो लीवर वह एक बार यहाँ पे कई बार प्रयास करे, बार बार प्रयास करे कि उसको भोजन चाहिए, भोजन तो दिख रहा है, भोजन दिख रहा है, उस भोजन को करने के लिए वह कई बार प्रयास करे, इधर उधर प्रयास करे, बट एक समय ऐसा भी है कि वह उसी को प्राप्त कर ले और उसी को प्राप्त करके कर ले। तो यहाँ पे यहीं से इन्होंने कहा कि वह एक तो तत्पर रहेगी, फिर दूसरा अभ्यास करेगी, यानी प्रयास, अभ्यास करेगी, एक्सरसाइज करेगी। एक्सरसाइज क्या, यहाँ पे हाथ पांव मारेगी, यहाँ पे हाथ पांव मारेगी, यहाँ पे हाथ पांव मारेगी, कई जगह हाथ पांव मारेगी, तो यहाँ पे अभ्यास करेगी, अभ्यास करेगी। अभ्यास के बाद उन्होंने कहा कि अभ्यास करेगी तो जैसे ही पा लेगी तो वहां पे उसका प्रभाव होगा। अब जैसे पा लेगी तो वहां पे संतुष्ट होगी, संतुष्टि, और फिर उसके बाद असंतुष्टि। यहाँ पे इन्होंने प्राप्त करने के बाद संतुष्टि और असंतुष्टि के प्रभाव है, यानी यह क्या हो रही है, प्रयास कर रही है, ट्रायल और एरर में तत्पर होने के बाद वो प्रयास करी, एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइज करने के बाद जब वो भोजन प्राप्त कर लेगी, जब वो भोजन प्राप्त कर लेगी तो क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। जब भोजन को प्राप्त कर लेगी तो संतुष्ट हो जाएगी। अब संतुष्ट होने के बाद इसको क्या मिल रहा है, इसने
देखिए यहाँ पे पुनर्बलन आ रहा है, यहाँ पे पुनर्बलन आ रहा है, इन्होंने पुनर्बलन यही भी बताया। यह समझिएगा, जरा समझिएगा सभी लोग ध्यान लगा करके कि यहाँ पे पुनर्बलन आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि जब भी टास्क पूरा कर लेगा, जब भी टास्क को पूरा कर लेगा तो उसको क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब इसने टास्क पूरा कर लिया, या इसने कई बार बटन को दबाया, कई बार लीवर को दबाया, लीवर को दबाने के बाद भोजन प्राप्त कर लिया, तो भोजन, वही जो भोजन का मिलना है वो क्या है उसके लिए, पुनर्बलन है। वो भोजन का मिलना उसके लिए पुनर्बलन है, तो पुनर्बलन का वहां पे काम किया, पुनर्बलन का काम किया, और इसको क्या हो गई, इसको संतुष्टि हो गई। इसने प्रयास किया इतना तो इसको संतुष्टि हो गई। संतुष्टि हो गई तो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, प्रभाव। प्रभाव कैसे दिखा, उसके अंदर में काम करने के बाद प्रभाव कैसे दिखा हुआ कि वह संतुष्ट हो गई, वह संतुष्ट हो गई। जैसे आप लोग हैं, ऐसा ह्यूमन नेचर में भी होता है, उसी को उन्होंने ह्यूमन में भी अप्लाई करा कि हम बहुत बार कोशिश करते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं, अगर हम सक्सेस हो गए, अगर हम सक्सेस हो गए, हम 200 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं, और दौड़ लगाने में हमने उतने सेकंड में या उतने मिनट में हमने वो दौड़ पूरी कर ली, उतने सेकंड में उतने मिनट में हमने दौड़ पूरी कर ली, तो हम क्या करते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, भाई हमारा टास्क पूरा हो गया, चलो तुम दौड़ो। अगर हमारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड भी अगर हमारा कम रहता है, 5 सेकंड भी कम रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम वहां असंतुष्ट रहते हैं, भाई अभी हम पूरा नहीं हमारा है, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं एक बार और पूरा करूंगा, एक बार और करूंगा, एक बार और करूंगा, तो दूसरी बार और तैयार करने के लिए कहता है, तो उसे कहते हैं असंतुष्टि। यानी प्रयास होने के बाद अगर वो पूरी चीज प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति होता है असंतुष्ट। असंतुष्ट में यहीं पे कई सारे एग्जाम्पल आए हुए हैं, कई सारे यहीं पे एग्जाम्पल आए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए एक कोई यहाँ पे एक पोल है, एक पोल है, इस पोल पे एक चूहा, इस पोल पे एक चूहा है, एक चूहा है, मान लीजिए यह पोल है, खंभा है, ये खंभा है, खंभा तार वाला खंभा है, ये तार वाला खंभा है, यहाँ से ये तार वाला खंभा है, इस तार वाले खंभे पे ये तार जा रहा है, ये तार जा रहा है। अब इस तार पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वाले पे ये जो चूहा है वो दौड़ रहा है, ये चूहा दौड़ रहा है, चूहा दौड़ रहा है, दौड़ते ही यहाँ पे जो है कहीं कुछ टच हुआ और इसको झटका लग गया, इसको झटका लग गया। अब ये क्या हुआ, अब यह आगे जाने के लिए तैयार नहीं होगा, आगे जाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे अब आगे जाए, यहाँ तक तो आया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी, यहाँ तक तो संतुष्ट था, बट जैसे ही यहाँ इसको झटका लगा, झटका लगा कि अब यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। झटका इसलिए भी लगाया गया वहां, झटका इसलिए भी लगाया गया यहाँ पे, दूसरा इस झटके को, यहाँ पे इस झटके को हम दो तरीके से देख सकते हैं, यही हमारा मुद्दा है, यही समझना आपको, ये हमारा मुद्दा है। यहाँ पे पुनर्बलन, यहाँ पे पुनर्बलन, एक है पुनर्बलन और दूसरा है क्या, पनिशमेंट, दंड। एक है पुनर्बलन और दूसरा है दंड, पुरस्कार और दंड को इसके कह सकते हैं, पुरस्कार और दंड, पनिशमेंट। एक है रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पनिशमेंट, एक है रीइंफोर्समेंट और दूसरा पनिशमेंट। यहाँ पे इसको ये कह रहा है खंबा कि इधर आएगा तो यहाँ पे झटका है, यहाँ पे बहुत लंबा झटका है, यानी यहाँ पे खतरा है, इस खतरे के बाद अगर यहाँ आएगा तो ये खतरा इसको लगेगा, तो खतरा यहाँ पे दंड के रूप में इसको खतरा दिया गया। खतरा बहुत हल्का भी खतरा हो सकता है, बहुत भारी भी हो सकता है, कई प्रकार का खतरा हो सकता है, दंड कई प्रकार का हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि संतुष्टि कब होती है, संतुष्टि होती है तब, मतलब संतुष्टि होती है तब जब वो लगातार सकारात्मक कार्य करता है, सकारात्मक कार्य करता है और उसको पुनर्बलन मिलते जाता है, तो संतुष्टि होती है। तो यहाँ पे इन्होंने पुनर्बलन का भी सिद्धांत दिया, मतलब पुनर्बलन को भी प्रयोग किया, और पुनर्बलन को प्रयोग करने का काम थॉर्नडाइक ने पहली बार किया, और उसके बाद स्किनर ने इसको आगे बढ़ा और एक्सप्लेन करने का काम किया, स्किनर ने आगे जाकर तो एक्सप्लेन करने का काम किया। अब वहीं पे पोल, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया पोल का, तो पोल जैसे ही यहाँ पे झटका लगा तो दंड हुआ, अब ये आगे जाने की कोशिश नहीं करेगा, तो वही चीज यहाँ पे है। दंड की बात कहाँ आती है कि दंड में अगर कोई नकारात्मक या समाज विरोधी या समाज के अवांछनीय कार्यों में अगर कोई तत्पर है, तल्लीन है, तल्लीन है, तो वहां पे दंड दिया जाता है। दंड इसलिए दिया जाता है कि उस समाज के और आगे वह जा ना पाए, आगे ना जा पाए, उस समाज की अस्वीकार्य कार्य को वह करे ना। समाज द्वारा कोई भी अस्वीकार्य कार्य है समाज में जो बना हुआ है, जैसे चोरी करना, हत्या करना, पाप करना, या कुछ भी ऐसी चीजें, एग्रेशन बिहेवियर करना, ये सारी चीजें कम करने के लिए, जो कि समाज को स्वीकारता नहीं है, उसको कम करने के लिए क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो इसी यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी यह जो पोल है, पोल में जो खंभा है, इस खंभे में जो ये करंट आ रहा है, यह करंट चूहे को आगे नहीं जाने दे रहा है, चूहे का आगे नहीं जाने दे रहा है। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ आगे जो है वहां पे, यहाँ पे ज्यादा खतरा हो चूहे को, तो चूहे को ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए वो दंड दे रहा है, झटका दे रहा है कि भाई समझ जा, आगे जाएगा तो तेरे को खतरा है, तो उसको झटका लगा। अब ये समझ गया, जो चूहा है वह समझ गया, और समझ गया, आगे जाने की कोशिश उसने नहीं किया। तो यहीं पे इन्होंने संतुष्टि और असंतुष्टि, अब इसको संतुष्टि हुई, यहां तक आने में संतुष्टि हुई, और यहां से इसको संतुष्टि नहीं हुई। अब यह क्या करेगा, इसको जाना तो है वहां,
जाना है वहां तो करेगा क्या, दूसरा प्रयास करेगा, दूसरा प्रयास करेगा, तो दूसरा प्रयास करेगा वो किसी दूसरे तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। अभी तक तो निगेटिव वे अपना रहा था, अभी तक तो निगेटिव वे अपना रहा था। अब वो कोई सकारात्मक तरीका अपनाएगा कि चलो जहां जिधर से करंट नहीं उधर से चलते वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वह दूसरा रास्ता अपनाएगा जो कि स्वीकार्यबल हो सकता है, जो कि स्वीकार्यबल हो सकता है। वो स्वीकार्यबल रास्ता पे लेके जाने के लिए, स्वीकार्यबल रास्ता पर लेके जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे दंड दिया था। और दंड दंड कई प्रकार का होता है। इसी चीज को पुनर्बलन और दंड को समझाने का काम इसी संतुष्टि और असंतुष्टि से, इसी संतुष्टि और असंतुष्टि के आधार पे ही, प्रभाव के आधार पे ही स्किनर का सिद्धांत आया। किसका सिद्धांत आया, स्किनर का सिद्धांत आया। अब यहां से हमको पढ़ना है स्किनर, यहां से हमको पढ़ना है स्किनर। स्किनर का सिद्धांत आया कहां से, जब यहाँ पे थॉर्नडाइक जी ने यहाँ पे छोड़ दिया कि पुनर्बलन और दंड आता है, पुनर्बलन और दंड देना होता है, प्रभाव का नियम है, प्रभाव के नियम को उन्होंने स्वीकारा, सारी बातें स्वीकारी स्वीकारी उन्होंने कहा कि प्रभाव का नियम है, इस प्रभाव के नियम को चलो हम और एक्सप्लेन करते हैं, और हम और एक्सप्लेन करते हैं। तो संतुष्टि और असंतुष्टि में जो बातें रह गई थी, इन्होंने बस इतनी बातें बताई थी, इन्होंने और एक्सप्लेन नहीं किया था कि पुनर्बलन कैसा होता है, पुनर्बलन किस प्रकार का होगा, दंड कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, उन्होंने ये सारी बातें नहीं बताई। उन्होंने बस इतनी ही बातें बताई कि संतुष्टि और असंतुष्टि पुनर्बलन उसमें दिया जाता होता है। बट इसको और एक्सप्लेन करने का काम कहां आया, स्किनर। तो इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के किस नियम को स्किनर ने फॉलो किया, थॉर्नडाइक के किस नियम को स्किनर ने फॉलो किया, स्किनर ने उसको लिया और अपने प्रयोग का आधार बनाया, अपने प्रयोग का आधार बनाया। तो किस नियम का, तो उन्होंने प्रभाव के नियम को अपना आधार बनाया, प्रभाव के नियम को अपना आधार बनाया, और इसी प्रभाव के नियम के आधार पर स्किनर ने अपना प्रयोग स्टार्ट किया। और वो प्रयोग जो है उन्होंने एक सफेद कबूतर पर और सफेद चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करके यह उन्होंने आगे जाकर के सिद्धांत बताया। चलिए अब हम यहां से इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने सबसे पहले बताया पाउलो, पाउलो में क्या हुआ था, बात करी गई थी इन दोनों के बीच में कंडीशनिंग करनी। गुथरी ने कहा था इन दोनों के बीच में समीपता लेके आनी है, स्टिमुलस रिस्पांस के बीच में समीपता लेके आनी है। तो हमने पढ़ लिया इन दोनों में पुनर्बलन नहीं था, इन दोनों लोगों ने पुनर्बलन की बात नहीं करी थी। यहां से जब बात आई, थॉर्नडाइक जी ने पुनर्बलन की बात करी, इसके बाद स्किनर जी भी जो है वो भी पुनर्बलन को पूरा लेके आ रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो है हम आगे जब चलेंगे, टॉलमैन की बात करेंगे, तो वहां पे भी आएगा पुनर्बलन की। तो अभी हमने आपको पुनर्बलन में थॉर्नडाइक समझाया, थॉर्नडाइक पे पूरी चर्चा हो चुकी है। मैं आपको इसीलिए बस इतना ही समझाने की मैंने कोशिश करी कि इससे आप स्किनर को जोड़ सकें। तुलनात्मक अध्ययन, जब जब तुलनात्मक अध्ययन से आप पढ़ेंगे तब तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि इस थ्योरी में क्या कहा गया था, क्या क्या एप्लीकेशन था, इस थ्योरी में क्या कहा गया था, क्या एप्लीकेशन था, थॉर्नडाइक की किस सिद्धांत को लेकर के कैसे जो है ये बात आई थी। अगर ये आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पाउलो, गुथरी, थॉर्नडाइक और स्किनर को मैंने यहाँ पे साथ में लिया और मैंने आपको समझाया कि इसको किस, मैंने इसका एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। मुझे बस तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम समझाना था, और प्रभाव का नियम मुझे खास लेना था, तो इसलिए मैंने आपको लिया एग्जाम्पल के जरिए, और मैंने आपको इसके लिए। अब यहां से हम समझेंगे प्रभाव का नियम जो है, प्रभाव के नियम के आधार पर, प्रभाव के नियम के आधार पर स्किनर का जो सिद्धांत प्रयोग किया गया, चलिए हम उसको पढ़ते हैं। स्किनर को पढ़ेंगे आप, स्किनर क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब यहां से हमारा काम स्टार्ट होगा। स्किनर, अगर यहां से अगर किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछेगा, किसी को किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लेगा, अगर किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछे अब तक में। चलिए नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे स्किनर को कि स्किनर का सिद्धांत क्या है। अभी तक तो मैं आपको खाली जोड़ रहा था, कनेक्ट कर रहा था। तो हम यहां से पढ़ेंगे स्किनर को। स्किनर जी जो है वह बात करते हैं अपने सिद्धांत की, जिस सिद्धांत का नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। उनके सिद्धांत का नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए तो यहां से हम पढ़ेंगे स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग, या ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलिए यहां से हम पढ़ते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का स्किनर का सक्रिय अनुबंधन।
स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की बात पढ़ते हैं। अब यहां से हम पढ़ेंगे स्किनर के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा स्किनर के बारे में जान लेते हैं और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कि अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया कैसे। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं स्किनर के बारे में, स्किनर कौन थे। चलिए यहाँ पे हम पहले इसको थोड़ा सा अलग अलग रूप में कर लेते हैं ताकि इतने में हम समझ लेंगे, इतने में हम समझ लेंगे, इतने में हम समझेंगे, इतने में समझेंगे स्किनर के नाम इस बारे में, यहाँ पे समझेंगे स्किनर की कृतियां और यहाँ पे कुछ और समझेंगे, इतना ही समझेंगे, इतने में सब कुछ हो जाएगा। गुड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्किनर को। स्किनर कौन थे, सबसे पहले उनको जान लेते हैं। स्किनर बेचारे कौन थे, स्किनर का काम क्या था, उन्होंने क्या किया था, उसके बारे में समझ लेते हैं। स्किनर, तो ये स्किनर ने दिया हुआ था। स्किनर जी जो है, अब मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने क्या किया। स्किनर जी ने वह थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कैरी किया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, थॉर्नडाइक के जो प्रभाव का नियम उसको इन्होंने कैरी किया तो उसी के बारे में फेमस हुए। और एक प्रकार के ये थे कौन, ये बिहेवियरिस्ट थे, ये व्यवहारवादी थे और ये एक अंतिम व्यवहारवादी थे। ये व्यवहारवादी तो थे, अंतिम व्यवहारवादी बचे हुए थे। इसके पहले व्यवहारवादी जिन्होंने जो थे थॉर्नडाइक हो, चाहे वह जो है गुथरी हो, चाहे जितने भी लोग थे, वह वाटसन हो, ये सारे लोगों में सबसे लास्ट में बचे थे बेचारे कौन, स्किनर। स्किनर बचे हुए थे। तो स्किनर के बाद फिर जो है वह आगे पियाजे की थियरी, वह संरचनात्मक सिद्धांत, फिर ह्यूमनिज्म थियरी, मानवतावाद सिद्धांत, ये सब आया। चलिए हम पढ़ते हैं स्किनर को। स्किनर क्या है, स्किनर कब आए, कैसे आए, किस रूप में आए, इन्होंने क्या क्या काम किया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे विस्तार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्किनर के बारे में शुरू करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और इसको नोट भी करते चलिएगा। चलिए, तो स्किनर जो है वो अमेरिकन एक मनोवैज्ञानिक है। स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जन्म जो है, स्किनर जी का जन्म जो है, इनका जन्म, इनका जन्म 20 मार्च, इनका जन्म 20 मार्च 1904 को हुआ था। इनका जन्म 20 मार्च 1904 को हुआ था। मैं अभी इसलिए बता रहा हूं इन सबको कि इस पर भी प्रश्न आते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये पूछा जाता है कि कहाँ के थे, कैसे थे, बेसिक चीजों में कभी कभी यह भी पूछा जाता है। मैंने आपको एप्लीकेशन थोड़ा बताया, एप्लीकेशन मैंने थोड़ा बताया, थोड़ी चर्चा करी प्रीवियस नॉलेज के साथ में, आपको मैंने कनेक्ट किया। अब मैं थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद वापस आऊंगा, इनका जो डिटेल में इन्होंने क्या थ्योरी बताई मैं वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि कौन थे। इनका जन्म 20 मार्च 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है, वह इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 को, 18 अगस्त 18 अगस्त 1990 को, 1990 को एक रक्त कैंसर के कारण, 1990 को ब्लड कैंसर, कैंसर के कारण हुई थी। 1990 में ये बेचारे जो है वो स्वर्ग सिधार गए और 18 अगस्त 1990 को इनका मृत्यु हुई थी। अब यह जो है बहुत ही फेमस थे, यह बहुत ही फेमस थे। यह जो है अमेरिकन मनोविज्ञानी थे। तो अमेरिकन मनोविज्ञानी में यह जो है वहां के अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, बहुत ही फेमस विश्व यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वह मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1958 से 1974 तक, 1958 से 1974 तक मनोविज्ञान विभाग में, मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर थे। मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर थे। अब इतना हमने जाना, अब इनको और क्या क्या, इन्होंने क्या क्या काम किया है। तो यह क्या थे अमेरिकन में, यह क्या थे, यह अमेरिकन लेखक थे, लेखक थे। इनको लेखक के रूप में जाना जाता है, इनको वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है वहां।
वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, इनको व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है, इनको व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है, और इनको जो है सामाजिक दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है, सामाजिक दार्शनिक के रूप में, सामाजिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो ये अलग अलग इन्होंने काम किए हैं, तो ये काम को भी हमको जानना जरूरी है कि ये मनोवैज्ञानिक भी थे। और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक लिख लेते हैं, लेखक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, समाजवादी, दार्शनिक, ये सब एक इन्होंने इन्होंने काम किया हुआ था। और इनको सबसे बड़ी बात जो इन सभी में सबसे बड़ी बात जो है, वो सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि ये कट्टर व्यवहारवादी थे। यह एक वाटसन के, कहिए तो वाटसन के प्योर चेले थे। यह एक कट्टर व्यवहारवादी थे, कट्टर व्यवहारवादी यानी वाटसन के प्योर चेले थे। यह मानते थे कि जब भी लर्निंग होगी तो लर्निंग कैसे होगी, जब वो व्यवहार करेगा, जब वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लेके आएगा, तब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स करेगा तभी जाकर के उसको लर्निंग होगी। तो व्यवहार करना इसको जरूरी है, प्रकृति में जाना इसको जरूरी है, प्रकृति में जाएगा, व्यवहार करेगा, तब जाकर के वह सीखेगा। तो ये जो है कट्टर व्यवहारवादी थे, और यह एक अंतिम व्यवहारवादी थे, एक कट्टर व्यवहारवादी थे एवं अंतिम व्यवहारवादी थे। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अंतिम व्यवहारवादी कौन था, तो स्किनर को अंतिम व्यवहारवादी और स्किनर को आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। स्किनर को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है, तो ये भी कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अब यहां से यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे की चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पे, इन्होंने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के आधार पे क्या क्या नाम पड़ा, क्या क्या नाम पड़ा। तो चलिए हम थोड़ा सा खाली एक ब्रीफ चर्चा करेंगे प्रयोग पर, खाली थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बाकी विस्तार में चर्चा कल करेंगे। आज हम एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये इनका प्रयोग कैसा था। तो इन्होंने प्रयोग किया था, स्किनर ने जो प्रयोग किया था, अपने प्रयोग में क्या लिया हुआ था, तो प्रयोग इनका ले लेते हैं। थोड़ा सा प्रयोग है बस, प्रयोग खाली मैं हल्का प्रयोग बता रहा हूं, अब बाकी का डिटेल प्रयोग में कल चर्चा करूंगा इस पे। तो प्रयोग, इन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में सफेद चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। इन्होंने एक सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया, इन्होंने एक सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया, इन्होंने एक सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया। इन दोनों नहीं चल रही है। कम टू डिफिल द सेल। हाँ, इन्होंने एक सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया। और उस सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में इन्होंने जो प्रयोग किया, वो प्रयोग इनका किस पर था, तो प्रयोग इन्होंने सफेद चूहा एवं सफेद कबूतर, सफेद चूहा एवं सफेद कबूतर पर, सफेद चूहा एवं सफेद कबूतर पर प्रयोग किया। कहीं कहीं यह प्रश्न पूछा जाता है कि वाई सफेद, क्यों सफेद ही, तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। तो ये लॉजिक मैं आज आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोग जरा लॉजिक बताइएगा। खाली मैं इतना ही बता देता हूं कि सफेद चूहा और सफेद कबूतर जो है, यह कबूतर, सफेद कबूतर जो शांति का प्रतीक माना जाता है, सफेद कबूतर वो शांति का प्रतीक माना जाता है। और चूहा भी इन्होंने इसी लिया कि चूहा वो पहचान में आए, अगर एक ही प्रकार के चूहे रहेंगे तो पहचान नहीं आएगा, तो इन्होंने उसी चूहे को लिया और वो डिफरेंट चूहा लिया कि इसके में वह सूझ हो सकती है, इसके में वह सूझ हो सकती है, वो उतना प्रयास कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने यह सफेद चूहा लिया और सफेद कबूतर भी उन्होंने लिया। और भी इसके पीछे लॉजिक है, तो वो लॉजिक आप लोग हमको बताइएगा कि वह लॉजिक कौन कौन से है। चलिए, तो इन्होंने सफेद चूहा और सफेद कबूतर, इस पर सफेद चूहा और सफेद कबूतर को अपना प्रयोग का साधन बनाया, सफेद चूहा और सफेद कबूतर को अपना प्रयोग का माध्यम बनाया। तब ये सफेद चूहा और सफेद कबूतर पर इन्होंने अलग अलग प्रकार का प्रयोग किया। चलिए, सबसे पहले जो है हम चूहे को ले लेते हैं, सबसे पहले हम चूहे को ले लेते हैं। चूहे को किया क्या इन्होंने,
इन्होंने एक स्किनर बॉक्स जो इन्होंने प्रयोग किया उसको उसका नाम भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया, उसका नाम रखा स्किनर बॉक्स। इनके जो चेले थे, स्किनर के जो चेले थे, उन्होंने चेलों ने इनके जो इन्होंने प्रयोग करने का जो साधन बनाया था, जो पजल बॉक्स बनाया था, उसका नाम दिया स्किनर बॉक्स। उसका नाम दिया इन्होंने उनके जो चेले थे, चेलों ने जो स्किनर जो था, स्किनर का जो बॉक्स पर उन्होंने प्रयोग किया था, उसको बताया उन्होंने स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में, स्किनर के बॉक्स में जो जिसको रखा गया, मान लीजिए पहले हम अभी चूहे की बात कर लेते हैं, चूहे वाला प्रयोग देख लेते हैं, फिर जो कबूतर वाला प्रयोग हम बाद में देखेंगे। चूहे वाले में क्या किया कि यहाँ पे एक बाहर निकलने वाला, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है कि यहाँ जैसे होता है ना चूहेदानी, तो ऐसे ही उन्होंने एक बॉक्स बनाया जो कि बॉक्स बिल्कुल फिट था, बहुत ही बढ़िया था। उसमें लाइट भी जलती है, उसमें लीवर भी होता है, उसमें पानी भी होता है, उसमें भोजन भी होता है, और उसमें जो है बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें बहुत सारी बातें, सब चीज को उसने जो है करा। तो यहाँ पे इन्होंने चूहे को बना दिया, यहाँ पे इन्होंने चूहे को बना दिया। मान लीजिए ये चूहा है, ये चूहा देख रहा है, ये समथिंग, मतलब अभी मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ बनाया है। ये चूहे को क्या किया कि यहाँ पे जो है ये ऐसा ही लीवर टाइप का बनाया, कि लीवर टाइप का, कि जैसे ही चूहा प्रयास करेगा, चूहा बहुत बार प्रयास करेगा, बहुत बार कूदेगा, फांदेगा, इधर उधर फांदेगा, करेगा करेगा करते करते वह करेगा, करते करते आएगा, तो यहाँ पे जब वो पैर रखेगा, अपना पैर रखे, चाहे सिर रखे, चाहे जैसे जैसे जो उन्होंने थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था वैसे यहाँ पे प्रयोग करेगा। जैसे वो इसको करेगा, यहाँ से एक एक दाना यहाँ से गिरेगा, और एक दाना गिर करके इसमें आ जाएगा, इसके टोकरी में आ जाएगा, इसके फूड के ट्रे में। यहाँ पे एक फूड का ट्रे रखा, इस ट्रे में वो दाना आ जाएगा, तो दाना आ जाएगा, तो दाना खा लेगा, दाना खा लेगा तो संतुष्ट हो जाएगा, खाना खा लेगा, वो जो दाना मिल जाएगा तो संतुष्ट जाएगा, और फिर वो आगे जाकर के फिर दूसरा काम करने लगा। फिर जब उसको भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी तो फिर आएगा, वो फिर भूख लगेगी तो फिर आएगा। अब इसी प्रयोग पर जो है उन्होंने, इसी प्रयोग के आधार पर, अभी प्रयोग का एप्लीकेशन बहुत लंबा है, इस पर हम चर्चा कल करेंगे, बस मैं अभी नाम देने की बता रहा हूं कि इस पर नाम क्या क्या दिया। तो इस पर जो है ये चूहे पर प्रयोग किया गया, चूहे पर प्रयोग किया गया, और चूहे पर प्रयोग करके इन्होंने पुनर्वलन का नाम बताया, पुनर्वलन का सिद्धांत दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यह लेयर, यहाँ पे जब इसको मिल रहा है तो मिलने पर यह क्या हो रहा है, पुनर्वलित हो रहा है, और यह कोशिश कर रहा है, यह कोशिश कर रहा है। और इन्होंने यह भी सिद्धांत दिया कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अभी तक में जो हमने चर्चा करी हुई थी, एक में मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, दिख रहा है, हाँ, एक में थॉर्नडाइक जी ने क्या बताया था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत। थॉर्नडाइक जी ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत बताया हुआ था। फिर नहीं, हाँ, ये पहले पाओलो जी ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बताया, तो यहाँ पे अनुबंधन दिया, कंडीशनिंग कंडीशनिंग करी। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक जी ने क्या किया, तो इन्होंने भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करी। थॉर्नडाइक जी ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करी, जो मैंने पीछे बताया। अब इसमें इन्होंने बॉन्डिंग की बात करी, बॉन्ड हुआ। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्स करने की बात है, यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले रिस्पॉन्स करने की बात है, फिर स्टिमुलस मिलेगा। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगा तब जाकर के भोजन मिलेगा। तो यहाँ पे कहते हैं, इसको इन्होंने उलट दिया। यहाँ पे भोजन दिख रहा था, जब जब उन्होंने थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किया, तो थॉर्नडाइक के प्रयोग में क्या दिख रहा था, यहाँ मैं लिख देता हूं, थॉर्नडाइक के प्रयोग में भोजन यहां दिख रहा था, भोजन को देख करके चूहा प्रयास कर रहा था, बिल्ली प्रयास कर रही थी, भोजन को देख करके बिल्ली प्रयास कर रही थी, कि जैसे ही यह भोजन दिखा तो प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कोई भोजन नहीं दिख रहा है, इसको चूहे को कोई भोजन नहीं दिख रहा, भोजन जो है अदृश्य है, वो भूखा है, तो भूखा है, बस यहाँ पे भूखा होना जरूरी है, भूखा है, तो भूखा होने पर जैसे ही वह यहाँ पे दबाएगा, उसको भोजन मिलेगा, तब जाकर के उसको भोजन मिला। अभी भी भोजन नहीं दिख रहा है, यहाँ तो भोजन बराबर दिख रहा था, थॉर्नडाइक में भोजन बराबर दिख रहा था। इसलिए थॉर्नडाइक के प्रयोग को जब यहाँ पे करा गया, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक के प्रयोग को कहा गया एसआर थियरी, थॉर्नडाइक का प्रयोग, यह भी समझने की बात है। थॉर्नडाइक की थ्योरी में एसआर प्रयोग था, जबकि इनके प्रयोग में, स्किनर के प्रयोग को कहा गया क्या, आरएस थ्योरी। यानी सबसे पहले रिस्पॉन्स, सबसे पहले यह दबाएगा, लीवर को दबाएगा, तब जाकर इसको भोजन मिलेगा। कैसे, मैंने समझाया आपको, कि कैसे यह एसआर थ्योरी और यह कैसे आरएस थ्योरी है। तो एसआर थ्योरी में
SR थ्योरी मैंने आपको बताया कि भोजन भोजन पहले दिख रहा था, भोजन यहाँ पे मान लीजिए अभी यही मैं ले लेता हूं, तो भोजन अगर यहाँ होता या ट्रांसपेरेंट होता, यहाँ भोजन है, यह भोजन है। थॉर्नडाइक की बात करते हैं, अभी हमने जो पिछला वाला सिद्धांत पढ़ा था उसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी में वो क्या कहते हैं कि भोजन बाहर दिख रहा है, यहाँ पे बिल्ली है, बिल्ली ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट चीज को भोजन को देख करके प्रयास कर रही है, तो प्रयास करी तो इसलिए वो क्या हुआ, स्टिमुलस पहले यहाँ स्टिमुलस है, स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स किया जा रहा है, इसको कहा गया SR थ्योरी। SR थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया हो रही है, उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रिया है, यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रिया है, फिर उसके बाद उद्दीपक है, फिर उसके बाद उद्दीपक है। यहाँ पे कल हमसे किसी ने एक प्रश्न पूछा हुआ था कि सर उद्दीपक क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है, सर उद्दीपक क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है, तो चलिए मैं यहाँ छोड़ करके मैं जरा उद्दीपक और उद्दीपन की भी चर्चा कर लेता हूँ, ये बता लूं फिर आगे बढ़ता हूँ। कल हमको किसी ने पूछा हुआ था, कल मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा हुआ था, चैट बॉक्स मैंने बहुत बाद में देखा, मैं अभी देख लेता, अभी मैंने देखा, मुझे याद आया उद्दीपक और उद्दीपन क्या होता है। तो उद्दीपक और उद्दीपन में देखिए, उद्दीपक और उद्दीपन क्या होता है, यहाँ पे ये भी बिल्कुल सरल सी बात है कि उद्दीपक क्या है, उद्दीपक कोई एक वस्तु है, उद्दीपक क्या है, तो उद्दीपक कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को देख करके, उस वस्तु को देख करके कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस वस्तु को देख करके कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, तो भोजन क्या है, भोजन एक उद्दीपक है, भोजन एक उद्दीपक है। चलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ उद्दीपक। कल हमसे किसी ने पूछा हुआ था कि सर क्या होता है उद्दीपक और क्या होता है उद्दीपन, कल किसी ने पूछा हुआ था, किसी ने मेरे से पूछा हुआ था कि उद्दीपक क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। यह है उद्दीपन, उद्दीपक को कहेंगे क्या, स्टिमुलस, उद्दीपक को कहेंगे, जरा समझिएगा, इसमें भी प्रश्न कभी कभी लोग पूछते हैं और ये ट्रिकी प्रश्न है, लोग पूछते ही अक्सर, कंफ्यूजन होता है। स्टिमुलस और इसको कहते हैं क्या, स्टिमुलेशन, ये है स्टिमुलस। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है और मतलब ये उद्दीपक क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपक और इसको कहते हैं उद्दीपन। अब उद्दीपक क्या है, उद्दीपक मतलब कोई वस्तु, वस्तु मतलब क्या कि जैसे कोई भोजन है, मान लीजिए कोई भोजन है, यहाँ पे कोई चीज भोजन है, भोजन हो गया स्टिमुलस। ध्यान करिएगा, मैं अभी इसको छोड़कर के यहाँ मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये याद समझ रहे। भोजन, भोजन हुआ कोई परीक्षा में पास होना, या कोई सुंदरता, कोई सुंदरता, या फिर कोई पहाड़ी, या कोई अच्छा सा फोन, अच्छा फोन, या कोई भी चीज, कोई भी चीज, ये क्या है, ये स्टिमुलस है, जिसको देख करके हमारे अंदर व्यग्रता आ रही है, हमारे अंदर वो चाहने पाने की इच्छा आ रही है, जिसको करने के लिए हमारे अंदर वो व्यग्रता आ रही है, वो चाहने की इच्छा आ रही है, जो हमको उत्तेजित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है क्या, पाने के लिए, भोजन को पाने के लिए। जैसे हमने हमने जब जाते हैं ना कि मान लीजिए अक्सर कोई, मान लीजिए पान मसाला खाने वाला है, तो पान मसाला उसको कहीं और कोई दुकान नहीं दिखेगी, वो तो कोई और दुकान नहीं दिखेगी, जैसे ही वो पान मसाला दिखा वहां ठटक जाएगा, बोलेगा रुक जाओ यार पान मसाला ले लो। जैसे ही कहीं कोई मदिरा पान करने वाला, तो मदिरा पान करने वाला वो जैसे ही उसको बार दिखेगा, या जैसे उसको जो है वो दिखेगा मदिरालय, वहां जाकर के ठिठक जाएगा, ठिठक जाएगा, बोले यार ले लूं, पैसा है कि नहीं है, मांग लूं, कहीं जाकर के मांग लूं। तो उसको वो उद्दीपक, वह क्या है, वह उसका आदि है, तो उसको देख करके उसको वो समझ में आ गया। वहीं अगर आप भूखे हो, भूखे हो तो भूखा जहां भी भोजन दिखेगा, भूखा जब आप भूखे हो और जहां भी भोजन दिखेगा, तो भोजन देख करके आपके अंदर वो व्यग्रता आ जाएगी, तो वह क्या है, वह उद्दीपक है, वह भोजन उद्दीपक है, वह व्यग्रता उत्पादित करने वाला है, व्यग्रता उत्पादित करने वाला है, वो प्रभावित करने वाला, वो निकालने वाला। तो उद्दीपक भोजन है जो कि अंदर से हमारी इच्छा को जागृत करता है। सुंदरता है, सुंदरता है तो इच्छा का वो क्या कर रही है, हमको जागृत कर रही है कि यार हमको भी ऐसा ही बनना है, हमको भी ऐसा ही बनना है। कोई व्यक्ति है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बोल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ऐसा हमको भी बनना है। कोई अच्छा फोन दिखा तो आपको लगेगा कि यार ऐसा हमको भी खाना है, जैसे ऐसा फोन हमको भी लेना है। ऐसे कोई भी चीज है, वो सारी चीज क्या कहलाएंगी, जो कि व्यक्ति के अंदर में उत्तेजना को जागृत करे, उत्तेजना को जागृत कर दे, उसे कहते हैं उद्दीपक, उसे कहते हैं उद्दीपक, उसे कहते हैं स्टिमुलस। वहीं उद्दीपन क्या है, उद्दीपन यह है कि वह करने की क्रिया है, वह करने की क्रिया है कि जैसे आपने भोजन को देखा, और भोजन को देखा जो आप करने लगे, भोजन को प्राप्त करने के लिए जो जागृति आप करने लगे, वह क्या है, वह जागृति होना, वह उद्दीपन है। भोजन को देखना, भोजन को देखना, भोजन को देखना, वह भोजन क्या है, वह उद्दीपक है, और अंदर से जो जागृति आई उसे कहते हैं उद्दीपन। तो उद्दीपक और उद्दीपन, उद्दीपन को समझ सकते हैं, उद्दीपन को कहेंगे क्रिया, उद्दीपन को कहेंगे क्रिया, यह क्रिया है, और यह क्या है, यह नाउन है, यह संज्ञा है। ये क्या है, ये संज्ञा है। उद्दीपक क्या है, संज्ञा है, ये वस्तु है, और उद्दीपन क्या है, ये क्रिया है। संज्ञा को देख करके जो अंदर भाव जागृत हो रहा है उसे कहते हैं क्रिया, उसे कहते हैं क्रिया। मान लीजिए संज्ञा क्या है, संज्ञा, संज्ञा यहाँ पे
यहां पे मान लीजिए संज्ञा है कि कोई लड़का, लड़का, लड़का है संज्ञा, लड़का है संज्ञा। अब लड़का, लड़का हो गया संज्ञा। लड़का क्या कर रहा है? चलने लग रहा है। लड़का चलने लग रहा है तो क्या हो गई? लड़का का चलना, चलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे यह भोजन जो है, भोजन, भूमि जरा फोन लेना, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे उद्दीपक और उद्दीपन, इन दोनों में फर्क है। अगर होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होप आप लोगों को समझ में आ गया उद्दीपक क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपक जो है वह कोई वस्तु है, और उद्दीपन जो है उस वस्तु को देख करके होने वाली क्रिया है, उसे कहते हैं उद्दीपन। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसी उद्दीपक को देख करके, इसी उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया हो रही थी, इसी उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया हो रही थी किसमें? थॉर्नडाइक में। अब यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रिया हो रही है, इसमें स्किनर में सबसे पहले अनुक्रिया हो रही है, फिर उद्दीपक आ रहा है। उद्दीपक पहले अनुक्रिया कर ले रहा है, यानी पहले कार्य कर ले रहा है, फिर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अब इसी के आधार पे बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं, बहुत सारे नाम इनके पढ़े हैं। चलिए उनको, उन नामों की चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या नाम पढ़े हैं। अब इस सिद्धांत, इस प्रयोग के आधार पर, मैंने आज प्रयोग खाली शॉर्ट में बताया, इस प्रयोग के आधार पे बात होगी। अब यहाँ पे जो है आगे बात बनी, आगे बात बनी कि क्या क्या कहा गया, क्या क्या कहा गया। चलो इसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी इसका नाम क्या पड़ा, जो स्किनर का प्रयोग का नाम क्या क्या, अलग अलग नाम जो है वो नाम क्या क्या, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इनके अलग अलग नामों की चर्चा कर लेते हैं, क्या है। नमस्कार, नमस्कार, बहुत सुंदर। चलिए, कोई बात नहीं है, डिसलाइक करने वाले तो हर जगह रहते हैं, आ ही जाते हैं कहीं कहीं से। चलिए, क्या हो गया? हाँ, तो इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों की चर्चा कर लेते हैं। यानी इस जो उद्दीपक, ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के अलग अलग नाम क्या है, यानी स्किनर की जो थियरी है, उस स्किनर की थियरी के अलग अलग नाम क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्किनर के सिद्धांत के अलग अलग नाम, अलग अलग नाम। मैं आपको पहले ही बता दिया मैंने कि आज हम प्रयोगों को पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, प्रयोगों को डिस्क्राइब नहीं कर, प्रयोगों को डिस्क्राइब कल करेंगे। आज हमारा ये बेस बन जाएगा, आज मैं खाली बेस बता रहा हूँ। बेस बताने के बाद ये प्रयोग कल चर्चा होगी, पूरी पूरी विस्तार में चर्चा होगी इस प्रयोग पर। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर के सिद्धांत के अलग अलग नाम क्या है, अलग अलग नाम क्या है। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ा, इनका सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चूहा है, चूहा क्या है? वो सक्रिय भूमिका निभा रहा है, सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मैं इसी को देख करके आपको इसके अलग अलग नामों की चर्चा करूंगा, इसके अलग अलग नामों की चर्चा करूंगा कि अलग अलग नाम क्या है। तो नाम यहाँ पे इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे चूहा जो है वह सक्रिय, जो करने वाला है, जो करता है, वह करता सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी चूहा या चाहे वह कबूतर है, वह जब सक्रिय भूमिका निभा रहा है, इसीलिए इसको कहा गया क्या? सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन किसमें? तो इस जो अनुक्रिया है वह सक्रिय रूप से हो रही, तब जाकर के अनुबंध उससे उद्दीपक के साथ में स्टिमुलस हो, उद्दीपक के साथ में जो है वो बॉन्ड बन रहा है, उद्दीपक के साथ में संबंध बन रहा है, उसको देख करके कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया क्या? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन कैसे होगा स्टिमुलस के साथ में? जब वह सक्रिय भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया क्या? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। पहला नाम पड़ा इसका सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा। फिर दूसरा इसको पढ़ा, इसको कहा गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको क्या कहा गया? तो क्रिया प्रसूत। ऑपरेंट को कहा गया क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। अब क्रिया प्रसूत क्यों? तो यहाँ पे क्रिया प्रसूत का मतलब ऑपरेंट, ऑपरेंट मतलब क्या? ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या? करना। ऑपरेंट मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या? करना। तो करना, यहाँ पे क्या कर रहा है? सारी कुछ क्रिया इसके अंदर घटित हो रही है, इसीलिए कहा गया क्या? कि यहाँ पे
ऐसा अनुबंधन किया गया है, ऐसी कंडीशनिंग, ऐसी बात बनाई गई है, ऐसी बात बनाई गई है, इस बात में चूहा कार्य करने को प्रेरित है, कार्य करने को प्रेरित है, उसको कार्य करना ही पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जैसा कार्य करेगा, कार्य करने के आधार पे ही कार्य करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, उसे पुनर्वलित होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहा गया क्या, इसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा गया। इसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा गया, क्यों? क्योंकि ये कार्य कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन चीरफाड़ करना, वो गलत मीनिंग है, उसको वो मीनिंग नहीं है। ऑपरेशन मतलब कार्य को अंजाम देना, कार्य को अंजाम देना। तो कार्य को अंजाम दे रहा है, उसी को कहते हैं क्या, ऑपरेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके आधार पे बहुत सारी बातें अभी हाल हाल के समय में बहुत सारी बातें हुई हैं। इसी पे ऑपरेंट कंडीशनिंग पे नए नए मॉडल बने हैं, लर्निंग के मॉडल बने हैं, अधिगम के मॉडल बने हैं, उस सब पे चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन इसको सिद्धांत कहा गया, दूसरा नाम। तीसरा नाम जो कहा गया, इसको अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा गया। इसी को कहा गया अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहा गया कैसे, यहां मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर जो है स्टिमुलस आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रिया कर रहा है, फिर उद्दीपक आ रहा है। अनुक्रिया यानी ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स, और उद्दीपक क्या है, वो बाद में, उद्दीपक बाद में आ रहा है, इसीलिए इसको कहा गया अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। इसीलिए इसको कहा गया अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, इसलिए कि सबसे पहले चूहा चाहे कबूतर, वो सबसे पहले अनुक्रिया कर रहा है, उसके बाद उसको उद्दीपक मिल रहा है। इसके आधार पे उन्होंने कहा इसको अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, और इसके इसको अलग अलग जगहों पे यह नाम भी जाना जाता है। तो अलग अलग नाम आती है, समझ के रखिएगा। वही बात करी गई, इसको सक्रिय अनुबंधन हो गया, क्रिया प्रसूत हो गया, अनुक्रिया हो गया। इसी को कहा गया क्या, साधनात्मक साधनात्मक अनुक्रिया, साधनात्मक अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया इसको, साधनात्मक अनुबंधन प्रयोग, साधनात्मक अनुबंधन प्रयोग। साधनात्मक अनुबंधन क्या, यहाँ पे देखिए सारे साधन लगे हुए, सारे साधन में उस साधनों के जरिए, उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये कार्य कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्या, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी लाइट लगी है, सारा कुछ उजाला है, सब कुछ है। तो उजाले में रख करके, और प्रकाश है, यहाँ पे उजाला भी है, यहाँ पे ये रोशनी भी है, और यहाँ पे इसको भोजन की भी बात दिख रही है, सब कुछ है, इसको सब कुछ है। यहाँ बाहर निकलने का है, या पूरे पिंजरे में है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट में रहने की वजह से इसको कहा गया क्या, साधनात्मक अनुबंधन, या इसको कहा गया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी। यहाँ पे इसको यह भी कहा गया, तो क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ये एक नाम ये हो गया। और क्या नाम कहा गया इसको, इसको कहा गया सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे और नाम कहा गया कि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे यह भी कहा गया। और क्या कहा गया, तो इसे और नाम दिया गया, इसे कहा गया कि नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत। नैमित्तिक मतलब क्या, कि यहाँ पे रैंडमली कार्य कर रहा है, यहाँ कूद रहा, यहाँ कूद रहा, यहाँ कूद रहा, और निमित्त, किसी निमित्त की वजह से, किसी निमित्त को ध्यान में रखते हुए। निमित्त मतलब क्या, किसी वस्तु को आकर, ये सब चीजें है ना, उसको मतलब यहाँ पे ये बात करें कि किसी वजह से वह कार्य कर रहा है, किसी इंस्ट्रूमेंटल में काम कर रहा है, इसीलिए से कहा गया नैमित्तिक। कहीं कहीं हिंदी में नाम आता है नैमित्तिक सिद्धांत। तो नैमित्तिक सिद्धांत में, तो अभी आप याद रखिएगा, इसे कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक, इसे कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन अनुक्रिया, नैमित्तिक अनुबंधन और अनुक्रिया, इसे नैमित्तिक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पे इसे क्या कहते हैं, पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, या अधिकतर और फेमस है कैसे, पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत। अब पुनर्वलन का सिद्धांत क्या है, अब इसी के आधार पर उन्होंने पुनर्वलन बताया। यह जो थ्योरी है, इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने पुनर्वलन बताया कि कैसे कैसे सतत असतत, सतत असतत, कहां पे पुनर्वलन है, कहां पे पनिशमेंट है, ये सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसी सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन किया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पुनर्वलन का सिद्धांत। स्किनर के इसी सिद्धांत को कहा जाता है पुनर्वलन का सिद्धांत, या रिइंफोर्समेंट थ्योरी। इसी को रिइंफोर्समेंट थ्योरी कहा जाता है। इसी को कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है RS थ्योरी, RS थ्योरी,
RS थ्योरी भी इसी को कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है, मैंने यहां बताया हुआ था स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स, तो यहाँ पे जो है स्किनर बॉक्स सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे ही स्किनर बॉक्स सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए ये मैं लिख दूं, ऊपर ही लिख देता हूं यहाँ पे, इसे स्किनर बॉक्स सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर बॉक्स सिद्धांत क्योंकि उन्होंने इसमें एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रक्रिया बनाई, उस प्रक्रिया के तहत इसमें चूहे को रखा और चूहे को रख करके उसको लर्निंग करने के लिए प्रेरित किया, सीखने के लिए प्रेरित किया, तो सीखा हो। तो इसलिए ये अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? तो स्किनर का बॉक्स सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत, ये सारी बातें उन्होंने बताई। अब यहाँ पे वो चर्चा करते हैं, इसी के आधार पे पुनर्बलन की बात करते हैं, इसी के आधार पर पुनर्बलन की बात करते हैं। चलिए हम थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं पुनर्बलन की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पुनर्बलन की, बस वही पुनर्बलन से खत्म करेंगे। यहां तक हो गया तो आगे चले, अगर यहां तक हो गया तो आगे चले, हो गया तो आगे चले। चलिए आप सभी लोगों ने सीख लिया हुआ है, तो हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे जो पुनर्बलन बात आई, थोड़ा सा हमको पुनर्बलन की चर्चा कर लेनी है। जो अनुक्रिया, यहाँ पे जो अनुबंधन हो रहा है, वो अनुबंधन दो तरीके से हो रहा है। अनुबंधन करने के लिए दो चीजें प्रयोग करी जा रही हैं। जो स्किनर जी ने अनुबंधन करने का काम किया, वो अनुबंधन करने का काम इन्होंने दो तरीके से किया। एक में वो दो चीज लेके आए, इसमें वो दो चीजों का एक्सप्लेन करते हैं। स्किनर जी यहाँ पे दो बातों का एक्सप्लेन करते हैं। क्या बातें करते हैं? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में वो दो चीजें लेते हैं। वो दो चीजें क्या लेते हैं? तो ये लेते हैं, पहला पहला लेते हैं पुनर्बलन, पहला लेते हैं पुनर्बलन, और दूसरा लेते हैं दंड। पहला कहते हैं पुनर्बलन और दूसरे को कहते हैं दंड। पहले को कहते हैं पुनर्बलन और दूसरे को कहते हैं दंड। पुनर्बलन क्या है और दंड क्या है, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। पुनर्बलन क्या है और दंड क्या है, वह चर्चा कर लेते हैं। तो पुनर्बलन को कहा गया रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन को कहा गया रीइंफोर्समेंट, मैंने इस पर चर्चा करी है। रीइंफोर्समेंट। और दंड को कहा गया क्या? पनिशमेंट। दंड को कहा गया पनिशमेंट। अब पुनर्बलन और पनिशमेंट, यहाँ पे दो चीजें। अब ये आगे जाकर के मैंने बताया कि इन दोनों की बात थॉर्नडाइक जी ने करी हुई थी, इन दोनों की बात थॉर्नडाइक जी ने करी हुई थी, बट इसको वो और इलोबरेट करने का काम और एक्सप्लेन करने का काम बताया इन्होंने कहा कि पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन क्या होता है कि जब किसी बात को, किसी भी क्रिया को उसको बार बार और करने की बात को, किसी भी क्रिया को बार बार और करने की चीज को, जो हम उसको पुनर्बलन कहते हैं। मान लीजिए कोई एक्ट है, मान लीजिए कोई एक्ट है, हम यहाँ पे कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के लिए मान लीजिए एक बार वो कार्य कर रहे हैं, तो इसी कार्य की पुनरावृत्ति करने के लिए दो बार वह कार्य करें, इसी को 3 बार कार्य करें, इसी को 4 बार करें, इसी को 5 बार करें, वह बार बार दोहराए। बार बार दोहराने के लिए वो एक्टिविटी बार बार करे। जैसे कोई बच्चा पास हो रहा है, तो पास होने पर हमने क्या कहा कि एक बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है, एक बच्चा 8वीं क्लास से पढ़ता है, हमने कहा कि बेटा पास जाओगे तो हम आपको जो है एक साइकिल देंगे। तो साइकिल वाली बात तो चलिए खत्म हो गई। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें आती हैं, तो हमने कहा कि साइकिल देंगे आपको, तो साइकिल देंगे तो बच्चा क्या करेगा? पढ़ेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिकमेंड करी गई, यहाँ पे कोशिश कहा गया कि पास करोगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, साइकिल मिलेगी। तो वो साइकिल को देख करके जो है वह पास होने की कोशिश कर रहा है। ये चीज किसने बताई थी? ये चीज बताई थी किसने? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि स्टिमुलस को देख करके बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। यानी स्टिमुलस यहाँ पे है साइकिल, और इसको देख करके रिस्पॉन्स करेगा, इसको देख करके रिस्पॉन्स करेगा थॉर्नडाइक। इन दोनों के बीच बंधन होगा। तो थॉर्नडाइक जी ने कहा, अब इसी को इन्होंने कैरी किया, इसी को कैरी किया किसने? इसी को स्किनर ने कैरी किया कि अब यहाँ पे जो पास होना है, पास होने के बाद साइकिल मिलेगी, तो उस साइकिल को बार बार मिले। एक बार हुआ तो वो पास हुआ, दूसरी बार वो फिर कोशिश करेगा, बोलेगा कि हम पास होंगे, तो पापा हमको किसी बार पापा से कोई दूसरी चीज मांगेंगे, या मम्मी से कोई दूसरी चीज मांगेंगे, या कोई तीसरी चीज मांगेंगे। तो वहां पे उसको एक आस है कि हमको पुनर्बलन मिलेगा, हमको चीज मिलेगी, इसलिए हम और कोशिश करें, हम और कोशिश करें, हम और कोशिश करें। तो और कोशिश और कोशिश और कोशिश, उसकी बारंबारता लाने के लिए, उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए जो चीज होता है, उस चीज को कहते हैं क्या? पुनर्बलन। वह क्या हो सकता है? तो हो सकता है शाबाशी हो सकती है, वह हो सकता है पुरस्कार हो सकता है, वह जो है वह सबके समाज के बीच में जो है वहां पे कुछ कहना हो सकता है, और या फिर वह कोई वस्तु देनी हो सकती है। ये अब इसको जो है, एक तो हो गई ये यानी पुनरावृत्ति, वहीं दूसरा पनिशमेंट जो है,
पनिशमेंट होता है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी जो समाज से स्वीकृत चीजें नहीं होती हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, उसको वही रोक देने के लिए, उसको वही रोक देने के लिए, यानी यहाँ पे तो सकारात्मक कार्य है, सकारात्मक कार्य हो रहा है, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। पनिशमेंट क्यों देते हैं? तो पनिशमेंट देते हैं जो नकारात्मक कार्य है या समाज द्वारा स्वीकार्य बातें नहीं है, समाज द्वारा स्वीकार्य बातें नहीं है, उसको वहीं पे रोक देने के लिए, आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े या एक पे ही रहे, यहीं तक रुक जाए, ये इसके लिए हम पनिशमेंट देते हैं। यानी कोई बच्चा चोरी कर रहा है, या बच्चा किसी को हत्या कर, या किसी को मार रहा है, या कोई ऐसा अनैच्छिक कार्य कर रहा है, ऐसा कोई अनैच्छिक कार्य कर रहा है, उस अनैच्छिक कार्य को रोकने के लिए जो कुछ भी दिया जाता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं वह पनिशमेंट। तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट की बात आई, तो रीइंफोर्समेंट की बात को हम यहाँ पे आपको लिख लेते हैं, कह देते हैं कि रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसकी पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना। जबकि वहीं पे पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट का मतलब होता है कि बस एक बार वो आगे ना जा पाए, आगे ना जा पाए, यहां से रोकना, रोकने के लिए, रोकने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वह, यहीं पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ये जो पोल या पोल है, इस पोल पे ये खंबा है, खंबे पे तार लगा हुआ है, इस तार पे क्या है? चूहा जा रहा है, चूहा जा रहा है, और यहाँ पे इसको झटका लगा, तो झटका अब आगे नहीं जाएगा, झटके पे रुक जाएगा। ये क्या है? झटका एक प्रकार का क्या है? इसके लिए पनिशमेंट है। अब ये झटका और ये जो पुनर्बलन है, यह इसको उन्होंने एक्सप्लेन करने का काम किया, कहा कि ये दोनों दो प्रकार के होते हैं, दोनों दो प्रकार के होते हैं। तो दोनों दो प्रकार के होते हैं कैसे? एक को कहा उन्होंने पॉजिटिव, एक को कहा उन्होंने पॉजिटिव, रीइंफोर्समेंट को कहा, एक को कहा पॉजिटिव, पॉजिटिव, और मतलब रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव, पनिशमेंट भी पॉजिटिव, और वहीं जो जो रीइंफोर्समेंट है वह भी निगेटिव, और जो पनिशमेंट है वह भी निगेटिव। चलिए इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। अब क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव है, इसको हम एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा और निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगा और निगेटिव पनिशमेंट क्या होगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को समझाने का काम उन्होंने कैसे किया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को कहा कि जैसे जैसे एक बच्चा पास हुआ, एक बच्चा पास हुआ, पास होने के बाद कहा गया कि बेटा तुम 8वीं में पास कर लोगे, पास करोगे 75% के ऊपर, 75% के ऊपर लेके आओगे, 75% के ऊपर, 76% जितना भी ऊपर लेके आओगे, तो तुमको मैं साइकिल दूंगा, साइकिल दूंगा। और अगर तुम्हारा 90% आया, 90% आया, तो साइकिल के साथ में तुमको एक फोन भी दूंगा, साइकिल के साथ में एक फोन भी दूंगा। यह इसको देख करके, यह क्या है इसके लिए? यह इसके लिए एक रिवॉर्ड है, ये इसके लिए एक रिवॉर्ड है, ये इसके लिए उपहार है, ये इसके लिए एक रीइंफोर्समेंट है। यही कि यह, इसको क्या कहा गया कि बच्चा 8वीं में पास होगा, अच्छी तरह से पास होगा, 10वीं में पास होगा, अच्छी तरह से उसको साइकिल और फोन मिलेगा, अच्छा नंबर लेके आएगा, 75% के ऊपर 90% लेके आएगा तो उसको फोन मिलेगा, 75% लेके आएगा उसको साइकिल मिलेगा। अब बच्चा मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, और मेहनत करके लेके आ रहा है, उसको साइकिल मिल गई, साइकिल उसको मिल गई, फोन उसको मिल गया। अब ये तो हो गया क्या? इसको कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब वही निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जो चीज दी गई है, जो चीज बच्चे को दी गई है, उसको वापस ले लेना। यहां तो देना है, यहां तो देना है, प्लस में क्या होता है? प्लस में देना होता है, इसको हमने बच्चे को दिया, दिया। और निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में जो चीज दिया हुआ है उसी को हमको ले लेना, हमने लिया हुआ है, और लेना कब? थोड़ी समय के लिए, थोड़े समय के लिए लेना, वो थोड़े समय के लिए लेना और लेकर के उसको फिर वापस दे देना। लेना क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो भी प्रकार का रीइंफोर्समेंट ही है, वो भी रीइंफोर्समेंट है। यहाँ पे वस्तु जो थी उसको हमने होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया कि बेटा पहले पढ़ लो, पढ़ लोगे तो हम तुमको देंगे, यार रखा हुआ तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें मिलेगा, जब पास कर लोगे तुमको मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा। अगर बच्चा का ध्यान भटक रहा है, ध्यान भटक रहा है, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट किसको कहते हैं? कि जब वही वस्तु है जो हमने पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में दिया, और निगेटिव रीइंफोर्समेंट हमने उसको होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया, अभी हम उसको दे नहीं रहे, होल्ड कर लिया, दे नहीं रहे, वही चीज हम दे नहीं रहे, उसे कहते हैं क्या? निगेटिव रीइंफोर्समेंट। वस्तु है, देना ही है, सकारात्मक चीज है, देना है, हमने उसको होल्ड कर लिया निगेटिव, तो हमने उसको पास किया, उसको आगे जाने दिया, उसको दे रहे हैं लगातार, उसे कहेंगे पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और ये हो गया निगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं पनिशमेंट, बात करते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट होता है हम किसी बच्चे को कोई कार्य करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्य है, कोई एक बच्चा, जैसे मैंने यहाँ पे झटका देने की बात करी, यहाँ पे झटका है, बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो हम उसको पनिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे चूहा है, वो जा रहा है, उसको हम पनिश कर रहे हैं, झटका दे रहे हैं, झटका देने के बाद वो कार्य नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा लेट आता है, कोई बच्चा लेट आता है, और लेट आने पर हमने उसको जो है, ये लेट आने पर हमने उसको क्लास में 2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया,
2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया। 2 घंटे के लिए हमने खड़ा कर दिया। अब खड़ा कर दिया तो खड़ा करने के बाद हमने यहाँ पे जो खड़ा किया वो थोड़ी समय के लिए किया कि 2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया। अब खड़ा होने के बाद बच्चा जो है वो क्या होगा, जब सही हो जाएगा तो उसको हम वहां पे टाइम पे ले आएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है थोड़े समय के लिए, पॉजिटिव है थोड़े समय के लिए, यहाँ पे लगातार नहीं करना है, यहाँ पे लगातार नहीं है। पॉजिटिव में वही चीज देनी है, उसको पनिश तो करना है, पनिश करना है बट सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से, उसको नुकसान ना हो, उसको हार्म ना हो, उसको हार्म ना हो, उसको नुकसान ना हो। वो हमको लगातार नहीं देना, वो थोड़े समय के लिए देना है, वो थोड़े समय के लिए देना है ताकि वह पनिशमेंट हो और वापस ट्रैक पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए, यानी वो वापस दोबारा वो एक्टिविटी ना करे, वो दोबारा कल ना आए। बच्चा समझदार है, समझदार है तो उसको जो है आगे एक दिन हमने रोक लिया, एक दिन हमने उसको खड़ा कर दिया, या जो उसको बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं पनिशमेंट। हम वहां पे कोई चीज हमने दी, मतलब मारा, मारने के बाद या हमने उसको 2 घंटे के लिए रोक लिया, या हमने कहा कि उसके पास कोई वस्तु हमने दी हुई है वो वापस ले ली, वापस ली। जैसे यहीं पे है, ये पूरा का पूरा हमने वापस ले लिया, हमने यहाँ पे जो चीज दिया हुआ इसको हमने वापस ले लिया, तो भी प्रकार का क्या होगा, एक पनिशमेंट होगा। बट पनिशमेंट ये निगेटिव में आएगा, या निगेटिव में आएगा। हम पॉजिटिव में क्या कर रहे हैं, उसको हम जो है यहाँ पे लगातार हम इसको जो है यहाँ पे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए हम उसको खड़ा कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, या पनिशमेंट होगा उसके लिए, या हमने उसको मार दिया, या हमने उसके ऊपर दंड लगा दिया कि भाई तुमको 500 रुपए का जुर्माना भरने पड़ेगा, तो 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, तुमको 2 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, तुमको क्लास के लिए बाहर किया जा रहा है, ये हुआ उसका पहले पनिश, या उसको बाहर क्लास से बाहर कर दिया गया, डिबार कर दिया गया, उसको पनिश हो गया, या उसको रिस्टिकेट कर दिया गया, या उसका हो गया पनिश, पनिश हो गया। अब वही जो निगेटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव पनिशमेंट है, वो निगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, निगेटिव पनिशमेंट होता है, यानी देखिए दो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ सिग्नल करते हैं, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव की तरफ सिग्नल करते हैं। यानी क्या कि अगर उसको किसी प्रकार का कोई चीज दी गई है, कोई चीज दी गई है, तो उससे वह चीज वापस ले ली जाए, उससे वह चीज वापस ली जाए। जैसे यहाँ पे उसको दी गई थी साइकिल, यहाँ पे साइकिल दिया गया था, साइकिल इसको होल्ड किया गया था, इसको साइकिल इससे होल्ड करी गई थी। बट यहाँ पे भी अगर उसको कोई चीज दी गई है, चीज दी गई है, दी गई है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिया गया है उसको क्लास में एंट्री, क्लास में एंट्री दी गई है, क्लास में एंट्री दी गई है। अब क्लास में एंट्री दी गई यानी उसका एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पे हमने एडमिशन से तत्काल पूरा का पूरा निकाल दिया, पूरा निकाल दिया, इसको तत्काल पूरा निकाल दिया। जब पूरा निकाल दिया इसका मतलब वो पूरा चला गया है, अब वो नहीं आएगा, उसको पनिशमेंट ऐसा हुआ है कि वो कभी भी नहीं आ सकता। या क्या हुआ उसका निगेटिव पनिशमेंट हुआ, निगेटिव पनिशमेंट हुआ कि उसको पूरा का पूरा। यहाँ पे हम साइकिल तो दे रहे थे, साइकिल यहाँ पे ये भी एक प्रकार का था, ये पॉजिटिव था, और यहाँ हम उसको निकाल रहे हैं, निगेटिव है। ये हमने थोड़े समय के लिए लिया था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा फुल टाइम के लिए उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, फुल टाइम के लिए बाहर निकाल रहे हैं, यानी वो चला गया, चला गया, इसे कहेंगे क्या, निगेटिव। यहाँ पे हमने 2 घंटे के लिए निकाला, 2 घंटे के लिए खड़ा किया हुआ था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्लास से ही बाहर कर दिया है, पूरा क्लास से बाहर कर दिया, इसे कहेंगे निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ऐसे ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट, ये अलग अलग रूप में है। इसी को एक्सप्लेन करने का काम किया हुआ। अब जो एक्सप्लेनेशन है ये हम अगली थ्योरी में चर्चा, जब हम इसी पे विस्तार में चर्चा करेंगे कल, तो उसमें हम चर्चा करेंगे, प्रयोगों को देखेंगे, इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत के बाद इसका इम्प्लीकेशंस क्या है वो पढ़ेंगे, अलग अलग रूप जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आज मैं यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव निगेटिव पनिशमेंट, पुनर्मलन के जो सिद्धांत है वो, उसके क्या क्या नाम थे, वो स्किनर का परिचय, स्किनर ने क्या क्या कहा था, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, वो सब मैंने आपके सामने चर्चा किया, वो सब चर्चा किया। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे आज जो है लेक्चर यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। चलिए अब हमारे पास कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का आप जवाब देंगे।